मुख्यमंत्री की खोज दिल्ली से, मंत्रिमंडल का चयन दिल्ली से, अब विभागों का बंटवारा भी दिल्ली से। एमपी की सियासत में विभाग पर गुणा भाग तेज है। किसे कौन सा विभाग मिलेगा, एक धड़ा इसे लेकर चिंतित है, तो एक धड़ा विभाग बंटवारे को लेकर बीजेपी को घेरना चाहता है। कांग्रेस ने सीएम चयन पर सवाल खड़े किए। फिर मंत्रिमंडल पर भी सियासत गरमाई। अब विभागों के बंटवारे पर बयानबाजी तेज है। विभाग बंटवारे को लेकर कांग्रेस इतनी बेकरार है कि बकायदा जेपी नड्डा को चिट्ठी भेजकर कांग्रेस ने जल्द से जल्द विभाग बंटवारे की मांग की। यहाँ मुख्यमंत्री दिल्ली से एक चिट्ठी पर तय किए गए, मंत्रिमंडल का गठन दिल्ली ने किया। अब प्रयास लगाए जा रहे हैं कि विभागों का वितरण भी दिल्ली से ही होगा। यदि दिल्ली से ही सब कुछ होना है तो भोपाल में सरकार क्या कर रही है? सबको वहीं शिफ्ट कर लीजिए। यानी मध्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काम कर रहा है। देखिए, साफ तौर के ऊपर आज चिंता है, कांग्रेस को चिंता है इस बात की कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से विभाग बिना मंत्रियों के काम कर रहे हैं, जिस तरह से जिले बिना मंत्रियों के काम कर रहे हैं, उससे नुकसान जनता को हो रहा है। देखिए, क्या मंथन कर रही है बीजेपी, जब उनके जो दिग्गज नेता कहलाए जाते थे वही उससे दूरी बनाए हुए हैं। आज बीजेपी के मीटिंग में पूरे विधायक जो पूर्व विधायक थे, जो हारे हैं प्रत्याशी, वही नहीं आए। तो बीजेपी में कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ है और मंत्रियों के विभाग नहीं आवंटित हुए हैं। कांग्रेस की बेकरारी बढ़ने से पहले सीएम मोहन यादव गुरुवार देर रात दिल्ली दौरे पर पहुंचे। शुक्रवार को अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद जल्द से जल्द विभाग बंटवारे होने की अटकलें तेज हो गई। इधर कांग्रेस के सवाल उठाने को लेकर बीजेपी का कहना है कि उन्हें बीजेपी की बजाय अपनी चिंता करनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता जिस प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये कांग्रेस की राजनीतिक धारणा और अवधारणा है। कांग्रेस पार्टी तो स्वयं फिरोज गांधी जी के परिवार से शासित है, तो वहां ये अधिनायकवाद की, शासन की, आधिपत्य की, तानाशाही की भाव और भावना होती है, वैसी ही कांग्रेस के नेताओं को नजर आ रही है। विभाग के बंटवारे को लेकर चल रहा सस्पेंस जल्द खत्म होगा, लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस की बेचैनी कहां तक वाजिब है और क्या ये मसला सियासत से जुड़ा है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या दिल्ली से हरी झंडी के चलते अटका बंटवारा? सवाल नंबर 2, दिग्गजों के समीकरण के चलते विभाग बंटवारे में देरी? सवाल नंबर 3, कांग्रेस की घेराबंदी मजबूत विपक्ष का संकेत या सियासत? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है विभाग पर गुणा भाग। एक गाना है कि ओ रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या। तो राजनीति में ये सवाल पूछा जाता है, ओ रब्बा कोई तो बताए, क्या दिल्ली के बिना कुछ फैसला होता है क्या। पार्टी कोई भी हो, नाम बदलते चले जाइए, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जिसका मुख्यालय जहां है, फाइनल तो वहीं से होता है। तमाम चीज़ें आप तय कर लीजिए, चले जाइए, बैठ लीजिए, लेकिन अंतिम मुहर तो वहीं से लगती है। तो ये तो कोई बहुत बड़ा रहस्य है नहीं कि सारी चीज़ें वहीं से होती हैं जहां पार्टी का हेडक्वार्टर होता है। लेकिन कांग्रेस इसी मसले को लेकर घेराबंदी करने की कोशिश में जुटी है। इस बार बीजेपी तीनों राज्य जो हिंदी पट्टी के हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसमें उसकी शैली अलग है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत तसल्ली से ठहर के फैसले वो ले रही है। और यही वजह है कि तीनों राज्यों में जहाँ चुनाव हुए, हर प्रक्रिया बहुत आराम से आगे बढ़ती रही, जिसको विलंब के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजस्थान में एक दिन बाद शनिवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। 3 दिसंबर को नतीजे आए और अभी हम बात कर रहे हैं आज 29 दिसंबर की। तो ये तमाम बातें हैं कि बीजेपी को कोई हड़बड़ी नहीं है। अच्छी जीत हासिल की है हमने तीनों राज्यों में बहुमत से। मध्य प्रदेश में तो ज़बरदस्त जीत है और आगे लोकसभा चुनाव की तैयारी है और उसमें भी सब बड़े अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का लोकार्पण है। तो बीजेपी
बहुत ठहर कर और बहुत आराम से, और एक पीढ़ी को भी बदलने की कोशिश है बीजेपी की, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लग रहा है। लेकिन फिर भी क्या बीजेपी सारी प्रक्रिया को जल्दी पूरा कर सकती थी? अगर पूरा कर लेती तो फ़ायदा क्या होता? फ़ायदा क्या ये होता कि आप ये कहते कि साहब जब जल्दी जल्दी कर लिया, और क्या आपने इतना लेट कर दिया है कि उससे कोई नुकसान हो रहा है? ये भी बड़ा सवाल है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इस पूरी प्रोसेस के ज़रिए क्या आप एक नया एजेंडा सेट कर रहे हैं तीनों राज्यों में? ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं स्टूडियो में संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, उनका स्वागत करता हूं। और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्पोक्स पर्सन स्वदेश शर्मा जी मेरे साथ हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। संदीप जी, अगर हम देखें कुल मिलाकर इस पूरी कवायद को, इस पूरी जद्दोजहद को, तो आपको क्या लगता है कि नई जमावट, नई पीढ़ी की जमावट, और कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर है कि नई पीढ़ी को कमान दी गई है, तो निश्चित तौर पर जैसे कहते हैं हम कि भैया हर चीज़ अच्छे से पूछ पाछ के करना, ऐसा नहीं हो कि कहीं लग जाए कि कोई दिक्कत है, कोई समस्या है। आखिर आप इसके पीछे क्या गणित देखते हैं? क्योंकि ये प्रोसेस किसी एक राज्य की नहीं है, तीनों राज्यों में हुआ है। छत्तीसगढ़ में अभी थोड़ी देर पहले विभागों का बंटवारा हुआ है। जी शरद जी, ये बात सही है कि बीजेपी पीढ़ी बदल रही है, ये दिख रहा है। इन तीन राज्यों से हम देख रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में जो विभाग देने थे वो घोषणा हो गई है। अब और कल होने वाला है राजस्थान का विस्तार। तो मध्य प्रदेश का मामला अटका हुआ है, और मुझे लगता है कि जो छत्तीसगढ़ में छाया दिखी है वो मध्य प्रदेश में भी एक छाया नजर आएगी। उस छाया का आशय मेरा यह है कि मुख्यमंत्री के पास महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होंगे और बहुत ताकतवर होंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति है कि मुख्यमंत्री ज्यादा ताकतवर हो। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के आधार पर मैं ये कह रहा हूं, और मुझे ये लग रहा है ये बंटवारे की जो बात हो रही है कि दिल्ली में चर्चा चल रही है, राजनीतिक दल दिल्ली में चर्चा करते हैं, जिसका जहां मुख्यालय, जैसी आपने बात कही, वैसा होता है। लेकिन मुझे ये लगता है जिन चर्चाएं हैं वो चर्चाएं मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल में कम दिखेंगी, क्योंकि बीजेपी मंत्रिमंडल में जो विभाग देगा उसका बंटवारा भी कुछ ऐसा करेगा कि लोगों को लगेगा विस्फोट हुआ है। क्योंकि मुख्यमंत्री को अगर मजबूत रखना है और आपके पास कद्दावर नेता भी हैं, तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी जो हमें दिखेगा वो सामंजस्य वाला भी होगा, और ये भी दिखेगा कि कहीं मुख्यमंत्री से ताकतवर दूसरे मंत्री भी नजर ना आए। ये भी कोशिश है, इसलिए टाइम लग रहा है। अगर उन्हें बड़े डिपार्टमेंट, बड़े लोगों को देना होते तो मुझे लगता बहुत जल्दी बंटवारा हो जाता। सामंजस्य बनाने की कोशिश थोड़ा सा चल रही है। और चर्चा ये भी है कि तीन महत्वपूर्ण नेताओं को, कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी और राकेश सिंह जी को, साथ साथ विभागों की मॉनिटरिंग सौंपे जाने की भी चर्चा है। कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, लेकिन ऐसी खबरें निकल, तो विकेंद्रीकरण का भी एक ज़बरदस्त मॉडल बीजेपी तैयार कर रही है, एक करप्शन फ्री। ये भी सुनने में आया है कि किसी भी अशासकीय व्यक्ति को मंत्री के स्टाफ से नहीं जोड़ा जाएगा। जो भी जुड़ेंगे, जिस भी रूप में जुड़ेंगे, वो सरकारी कर्मचारी ही होंगे। अब ये तमाम बातें अगर सत्य हैं तो एक फूल प्रूफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, छत्तीसगढ़ में कई हैवी वेट्स डिपार्टमेंट विष्णुदेव साय जी ने अपने पास रखे हैं। और एक परंपरा और हो गई है कि अब जनसंपर्क, जो मीडिया से डील करने का डिपार्टमेंट है, वो भी मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। स्वदेश जी, किस तरह देखते हैं आप? के मिश्रा जी अपनी बात ही कह रहे हैं, विकेंद्रीकरण हो गया। विकेंद्रीकरण कहाँ नहीं होता? आपके यहाँ जीतू पटवारी जी का फैसला राजधानी में हुआ, भोपाल में। देखिए, सत्ता का और विभागों का या संगठन की नियुक्ति का दोनों में बड़ा फ़र्क है। मैं समझता हूँ विधायकों का सबसे बड़ा अहम रोल होता है कि वो अपने नेता चुने। भाजपा ने ऐसा नहीं किया। दिल्ली से नाम तय होके आ गया, लिफाफा खोला गया, चिट्ठी सब जगह देखी, वीडियो मीडिया में सबने देखे हैं। अब मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल का सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष अधिकार होता है किसको मंत्री बनाए, किसको न बनाए, और वो अधिकार भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय या नड्डा ने या भाजपा ने छीन लिया और वहीं से मंत्री तय कर दिए। अब विभागों की बात देख लीजिए, 2023 में तो मैं समझता हूँ परिणाम घोषित हुए थे, सरकार इनकी बनी थी, और 24 को लगता है 1 साल बाद विभाग बटेंगे। तो निश्चित रूप से ये वो सिंधिया जी उसमें शामिल हैं, शिवराज महाराज और नाराज जो मैं बात करता हूँ, जो जिन सिंधिया ने इन मलाईदार विभागों के चक्कर में
कांग्रेस छोड़ के भाजपा का दामन थामा था, वो आज भाजपा में शामिल हैं और ये विभागों का बंदरबाट मलाईदार विभागों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए सारे बड़े नेता एकजुट हुए हैं दिल्ली में, वहाँ एकता करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ लेकिन इसमें पिस रही है मध्य प्रदेश की जनता। ये भले ही नए मॉडल की तैयारी करें, विस्फोट करने की तैयारी करें कि एक विस्फोट हो विभागों से भी, तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा में कहीं ऐसा विस्फोट ना हो जाए कि 2024 के चुनाव में मोदी का चेहरा हटा दिया जाए, किसी नए व्यक्ति का चेहरा सामने कर दिया जाए। तो विस्फोट करना उनका निजी अधिकार है, कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को न पिसाया जाए। मैं समझता हूँ डिडोरू का कोई आदमी किसी विभाग से त्रस्त है, वो कहाँ आएगा, किस मंत्री से मिलेगा, कहाँ ढोक लगाएगा। आज वो 1 महीने से परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी और अपनी व्यवस्थाओं में लगी हुई है, अपनी राजनीति में लगी हुई है, जनता की कोई फिक्र नहीं है उन्हें। दुर्गेश जी, कांग्रेस का अपना कहना है, विपक्ष है, तंज कसना उसका अधिकार है, चुटकी लेना उसका अधिकार है, लेकिन ये बात भी सही है कि आप जितनी जल्दी विभाग घोषित करेंगे तो लोग जो अपने आवेदन लेकर बैठे हैं और इतना समय हो गया है, तो अपेक्षा ये भी है कि बीजेपी एक मैकेनिज़्म भी लेकर आए कि इस बार इस तरह की प्रणाली हो, जैसी हम चर्चा भी सुन रहे हैं कि इसीलिए समय लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का ये चाहता है कि एक ऐसा मॉडल एब्सोल्यूट तीनों राज्यों में प्रस्तुत करे कि जिससे एक तो करप्शन फ्री पूरा मामला हो और दूसरा जनता को रिड्रेसल, जनता को तुरंत न्याय मिले। जी देखिए शरद जी, प्रत्येक सरकार का काम होता है कि अपने प्रदेश की जनता की चिंता करे, और भाजपा लंबे अरसे से आप देखेंगे 2003 से लेकर सतत जनता की चिंता करती आ रही है, जनता के हितों के काम करती आ रही है, जन आकांक्षाओं पे खरी उतरती आ रही है। अभी अपन एक प्रश्न देख रहे थे इसमें जो चाह रहा था कि सियासत है या कांग्रेस की अंदरूनी खाना, तो मुझे लगता है कि अगर हमारा विपक्ष विचलित हो रहा है, बिलबिला रहा है और तिलमिला रहा है, तो निश्चित रूप से हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज ये पत्र लिखने का काम एक दिन की सुर्खियां बटोरने के लिए है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इनके जो नेता जो भी निर्णय हुए, अभी स्वदेश जी ये कह रहे थे कि विधायक दल की पर्ची आ गई, वहाँ से नेता चुन लिया गया। अरे आप लोगों का क्या हुआ? आप अपनी बात करो ना, आपका संगठन है, आपके जितने नाम आया, कौन से आपने उमंग श्रृंगार जी को यहाँ चुन लिया, बैठ के यहाँ पे करने का काम किया? नहीं, ये सिर्फ इस तरह से बातें करते हैं और बातें करने का काम है। और अगर आज एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं गुना वाले मामले में दे रहा हूँ, जैसे ही ये दुर्घटना घटी, जैसे ही ये हादसा हुआ, हमारे मुख्यमंत्री तुरंत स्पॉट पे थे। 15 महीने की कमलनाथ सरकार में जब यहीं कटलापुरा घाट में जब बच्चे, तो कमलनाथ जी वल्लभ भवन की सीढ़ियाँ नहीं उतर पाए थे। और आज ये हमें बता रहे हैं कि काम कैसे होंगे, जनता के बीच में कैसे जाना पाया जाएगा। जनता सफ़र कर रही है, हम प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की उनके चिंता, उनके लिए काम करने का संकल्प लेके हम जनता के बीच में हैं। हम संकल्पित हैं उनके का कि हमारी जो प्रदेश की जन कल्याण की योजनाएं, केंद्र की जन कल्याण की योजनाएं, उससे जनता को लाभ मिले, जनता के सभी काम सुचारू रूप से हों। और आपने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि करप्शन नहीं होना चाहिए, और हम तो इसलिए ही सरकार, जनता हमें बार बार आशीर्वाद दे रही है कि हम 20 साल से हमारा कोई भी एक भी मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में कहीं अंदर नहीं किया। हमने तो जनता के लिए हमेशा सतत 24/7 365 दिन काम किया है, और आगे भी निश्चित रूप से सुचारू रूप से करेंगे। चलिए, और जो मंत्रिमंडल की जो बात हो रही है, हमारा शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि भाजपा में सामूहिक निर्णय होते हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व हम उम्मीद कर रहे हैं एक दो दिन में जल्दी लगभग। जी स्वदेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, इन्होंने गुनाह का उदाहरण दिया, तो ये समझ लीजिए आप 15 महीने की सरकार की बात कर रहे हैं। 20 साल से आपकी सरकार है, लगातार चाहे सीधी की दुर्घटना, बस दुर्घटना हो, चाहे सतना की मुद्दे पे दुर्घटना हो, तो ये मुद्दे इस तरह के ऐसे चीजों को नहीं पकड़ पाएंगे, उन पर आप बात करने आ गए। हम मुद्दे पर लौटे। इन्होंने ये मुद्दा जी उठाया है, तो इस पर बात होनी चाहिए। संदीप जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देर आए दुरुस्त आए, भले ही थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन आप जिन स्ट्रैटेजीज, जिन रणनीति के, जैसे 3 वरिष्ठ नेता अगर 7-7 विभागों की मॉनिटरिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर मंत्रियों को सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि प्रहलाद जी, राकेश जी और कैलाश जी ये एक बड़े ही अपने किस्म के एक अलग ही शैली के भी राजनेता है और गहरे अनुभव वाले भी हैं। यानी बीजेपी शायद एक मैकेनिज्म का मॉडल भी, गवर्नेंस का एक मॉडल भी बताना चाहती है जिसमें केंद्र की सहभागिता बहुत मजबूत है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, ये मान के चलिए। केंद्र ये चाहता है कि किसी राज्य के जरिए ऐसा कोई संदेश ना जाए, जैसा आपने कहा ना करप्शन फ्री वाली बात, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई
तो जब वरिष्ठ नेता आपके पास हैं तो उनका बेहतर मार्गदर्शन नई टीम को मिले, क्योंकि बहुसंख्यक लोग जो हम देख रहे हैं, मोहन यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं सहयोग की जरूरत होगी। और जब आपके पास अच्छे बेहतर खिलाड़ी होंगे तो वो कप्तान को भी मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आप भटक रहे हैं, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है जो सरकार तो बेहतर देखेगी ही, साथ ही जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर भी लगाम रखी जाएगी, वो भी सामूहिक तौर पर। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 बड़े नेता हैं, ये मध्य प्रदेश की राजनीति में, सरकार में और प्रशासन में इनकी बड़ी भूमिका होगी। और मुझे लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वही वो राह तलाश रहा है जिसमें इनका बेहतर सहयोग लिया जा सके। थोड़ा अलग सवाल है लेकिन मुद्दे से जुड़ा ही हुआ है। संदीप जी, क्या बीजेपी ने ये भी महसूस किया है कि रीजनल लीडरशिप उसके पास होनी चाहिए पूरी ताकत से, और कुछ उसने कमी महसूस की? क्योंकि कर्नाटक में हमने देखा कि येदी के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, और यही वजह थी सिद्धारमैया भारी पड़े कांग्रेस के और येदी पीछे छूटे। आप अगर हिमाचल की तरफ चलें या फिर आप और पीछे चलें, उत्तराखंड की तरफ जाएं या फिर आप झारखंड की तरफ चलें, तो क्या यही वजह है कि डिप्टी सीएम प्रणाली उत्तर प्रदेश में, डिप्टी सीएम प्रणाली मध्य प्रदेश में, डिप्टी सीएम प्रणाली राजस्थान में, डिप्टी सीएम प्रणाली छत्तीसगढ़ में, मतलब बीजेपी अपने अनुभवी नेताओं को राज्यों में भेज रही है जो केंद्र की राजनीति में थे, यानी कहीं चेहरों की कमी ना हो, क्योंकि इसका खामियाजा उसने कुछ महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव में भुगता है। सही कह रहे हैं शरद जी। क्या है, जो क्षेत्रीय नेता हैं, ताकतवर नेता हैं, अगर आप उनका उपयोग नहीं करेंगे तो राजनीतिक दल को बहुत लंबे समय तक लाभ नहीं मिलता है। मान लीजिए कैलाश जी की मालवा निमाड़ में पकड़ है, महाकौशल में राकेश जी की पकड़ है, प्रहलाद जी की पकड़ है, राजेंद्र शुक्ल की विंध्य में पकड़ है, वीडी शर्मा बुंदेलखंड से आते हैं। तो इन इलाकों में भी आपकी जड़ें ज़्यादा गहरी हों। ये गहरी कैसे होंगी? जब वहाँ के राजनेता को आप जिम्मेदारी देंगे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने अब वो रणनीति पर काम शुरू किया है कि इलाके भी हमारे मजबूत हों और हमारी जड़ें उन इलाकों में और गहरी हों। शायद यही कुछ होने वाला है। कमोबेश ये कांग्रेस का क्षत्रप जो मॉडल है उसकी वापसी है। आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने फॉलो नहीं किया, लेकिन हमेशा आप ये मानिए कि रीजन्स में अगर मजबूत नेता हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है, और कैलाश विजयवर्गीय जी ने मालवा में से करके दिखाया है जहाँ से बीजेपी को प्रचंड समर्थन मिला। दुर्गेश जी, जल्दी ही फैसला सामने होगा कैबिनेट का हमें लगता है, और जैसा बहुत महत्वपूर्ण हिंट किया है संदीप जी ने, आप इससे भी सहमत होंगे कि इस बार मुख्यमंत्री के पास महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जैसा हमने छत्तीसगढ़ में देखा, और जो महत्वपूर्ण नेता हैं जो सांसद से या केंद्रीय राजनीति से मध्य प्रदेश लौटे हैं उनके पास भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, और मार्गदर्शक की भूमिका में तो वो होंगे जी। देखिए शरद जी, जीत से हम उत्साहित नहीं होते हैं और हार से विचलित नहीं होते हैं, और हार की समीक्षा होती है। और निश्चित रूप से अगर हम कोई राज्य हारते हैं, अगर हम कोई विधानसभा हारते हैं, अगर हम कोई चुनाव हारते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी समीक्षा होती है। आपने इस चुनाव में भी देखा, जब हम 2018 में 103 विधानसभाओं को हमने आकांक्षी विधानसभा के रूप में हमने उसको लिया और आगे बढ़े, और आपने देखा कि इस बार हम प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीते हैं। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। और क्यों नहीं प्रयोग होने चाहिए, नए प्रयोग हमेशा होने चाहिए, नवाचार हमेशा होना चाहिए। हम हमेशा इसके पक्षधर रहे हैं कि हम कैसे और बेहतर अपनी जनता की सेवा कर सकते हैं, जनता के हम दुखों को बांट सकते हैं, और क्या नया हम उनके लिए कर सकते हैं। ये सतत एक प्रयास हम लोगों का रहता है, और निश्चित ही परिवर्तन तो देखने को मिल ही रहा है। लंबे आप देखेंगे पूरे राज्यों में भी आपने देखा एक नए तरीके से जो राजनीतिक विश्लेषक थे वो भी उनके भी विश्लेषण काम नहीं आए। जहाँ तक वो सोच रहे थे उससे कहीं हटके पार्टी ने निर्णय लिए, और निश्चित रूप से एक पीढ़ी को तैयार करने का काम पार्टी कर रही है। और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरह से आपने बताया कि सभी रीजन्स में हैं, निश्चित ही उनका मार्गदर्शन, उनके सब मिलकर पूरा मंत्रिमंडल माननीय मोहन जी के साथ एक चट्टान के रूप में खड़ा है, हमारा संगठन चट्टान के रूप में खड़ा है। और प्रदेश के हित के लिए जो माननीय मोदी जी की मंशा है कि टॉप 3 राज्यों में मध्य प्रदेश है, हम उस मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं। जी स्वदेश जी, देखिए, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय और अमित शाह जी को डर है, भय है, इसीलिए शिवराज सिंह जी चौहान जैसे कद्दावर नेता को बाहर कर दिया। इसके पहले उमा भारती राहत आप देख चुके हैं। देखिए, इंटरप्ट न कीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, कोई बाहर नहीं, पूरी बात होने दीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया।
तो ये नया वो नहीं है, फार्मूला है इनका फार्मूला ये है कोई हमारी बराबरी में टक्कर में ना आने पाए, तो नए नए लोगों को बना दो ताकि कंट्रोल भी बना रहे और हमारे अंडर कमांड रहें सारे के सारे लोग। लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं ये समझता हूँ सीनियर लोगों को अगर तवज्जो आप देते तो आडवाणी जी जिन्होंने 2 सीटों से बम्पर सीट तक सरकार बनाने में अपना योगदान दिया, उनको एक किनारे में खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उनका प्रणाम तक स्वीकार नहीं किया। जीतू सबने पटवारी देखा क्यों इस बात लेके आए सर फिर? देखिए आप कंटिन्यू रखते हैं अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी का तो नेतृत्व हमारे कोई यहाँ चुनौती नहीं थी, उनके शरद बढ़िया काम करते शरद हैं। जी हमारे यहाँ बड़ों के और सीनियर लोगों के मशवरे पर ही युवा तरवाई जोश में आती है और उनके मशवरे पर ही काम करती है। हमारे यहाँ उनको दरकिनार नहीं किया जाता, इनके यहाँ लगातार दरकिनार किया जाता है, यहाँ तक कि राज भी छुड़वाने का काम इनने कर दिया है। शिवराज सिंह जी के लिए उनकी लाडली बहनें रोती नजर आई, हमने टीवी पे देखा, आपके चैनल पे भी देखा, और आज शिवराज सिंह जी को ऐसा कर दिया कि साउथ में भेज दिया। बेचारे शिवराज सिंह जी को ना अंग्रेजी आती, ना कन्नड़ आती, ना देखिए इस तरह की आती। टिप्पणियों से हमें मुझे लगता लगता है है इस तरह से बचना इसका चाहिए। औचित्य नहीं है। देखिए नेता ये किसी की तो उनके भाषा साथ तो से गलत हुआ ना साहब, ये गलत हुआ। व्यक्तिगत है। मध्य प्रदेश की जनता बेलाड़ी कहीं बहनें रो रही है कोई गलत कि वाली उनके बात नेता को नहीं कहाँ है। कहाँ और भेज आपको दिया कितने आपने? बोल दिया कि शिवराज जी को छोड़ दिया हमने, पार्टी दरकिनार कर दिया। दूध में मक्खी, मेरा दूध में शरद से जी मक्खी ऐसा जो निकाल के ऐसे हमारी पार्टी इस तरह है छिड़क जो दिया। बूथ ये में बैठा गलत- हुआ कार्यकर्ता ये- है उसके बारे ये में जब आपके चिंता यहाँ करने इसीलिए का काम आप करती है। मंत्रिमंडल आपके का यहाँ गठन लेट ये हुआ नहीं, आप और परिवार इसीलिए- के इर्द गिर्द इसीलिए लोग, विभाग और हमारी बंटवारे में भी पार्टी विलम्ब हो हमारा रहा है परिवार है, और इसमें पिस और रही है हमारी मध्य प्रदेश की पार्टी जनता। प्रत्येक ये कार्यकर्ता आपकी के बारे में आइडियोलॉजी नहीं है, सोचती है। ये आपका प्रत्येक- बचाओलॉजी है। आप आइडियोलॉजी की माननीय बात मोदी कर- जी को आपकी बचाव कौन सी करना आइडियोलॉजी है होगा, कांग्रेस उनके की? टक्कर का कोई नेता कहीं खड़ा कोई ना हो आइडियोलॉजी पाए। नहीं है आपकी। चलिए, आप चलिए, चलिए, सत्ता चलिए। लोलुपता के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टी है। संदीप जी, एक महत्वपूर्ण जो पूरे मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के नज़र आती है कि एक संतुलन बनाने की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश हुई है और इस संतुलन का फ़ायदा निश्चित तौर पर सरकार को होगा, क्योंकि जिस कैबिनेट में ऐसे मंत्री आपके पास हैं, ऐसे पदाधिकारी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह जी के साथ बैठते हों, अब वो मध्य प्रदेश में हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी का अनुभव महापौर से लेकर अनेक डिपार्टमेंट के मंत्री तक बहुत साफ है कि वो किस तरह के मंत्री हैं। और जैसा अगर हम उनकी योग्यता को देखें तो नगरीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो उनके जहां उन्होंने मास्टर स्ट्रोक्स खेले हैं, चाहे पुल पुलिया सड़कों का निर्माण हो या फिर नगरीय प्रशासन के तौर पर नगरीय नियोजन की एक प्रक्रिया बढ़ाने की बात। तो ये जो संतुलन बनाने की कोशिश है, ये भी एक किस्म का मॉडल तैयार किया है जी। देखिए शरद जी, इस बार के मंत्रिमंडल में कुछ चीज़ें नई दिख रही हैं। पहली बार के विधायकों को आपने जगह दी है, युवाओं को। दूसरी तरफ आपने जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा है और क्षेत्रीय संतुलन। कुल मिलाकर के एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश की गई जिसमें सब है। अगर क्रिकेट की टीम में आपके पास स्पिनर भी हों, फास्ट बॉलर भी हों, अच्छे बैट्समैन भी हों, अच्छा विकेट कीपर भी हो, तो टीम की ताकत बढ़ जाती है शरद जी। तो मुझे लगता है कि ये ताकतवर टीम बनाने की मध्य प्रदेश में कोशिश की गई है। ये आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बताई दुर्गेश जी। एक ताकतवर टीम तो है अब आपके पास, और जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कुछ बड़े फैसले लिए, मुझे लगता है कि जिस फैसले को मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं, ये सही बात है। दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जांच की बात हुई है और दुर्घटनाएं होती हैं तो एक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ जो एक्शन हुए हैं उसमें काफ़ी ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह से जवाबदेह, उनकी जवाबदेही तय करने की कोशिश हुई है, वो एक ऐसी पहल ज़रूर है जो मैसेज देती है कि साहब हमने तो आपको दी है दायित्व कि बसेस चेक करिए क्या परिस्थितियां हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है पुलिस कमिश्नरी की, जो तुरंत 2 ग्वालियर और जबलपुर फैसले हुए हैं। स्वदेश जी भी ग्वालियर से आते हैं, एक अच्छा फैसला है। फैसले इस बार तेज़ दिख रहे हैं, चीज़ें आप आगे बढ़ने की कोशिश तेज़ी से कर रहे हैं और जाहिर तौर पर ये आपके एक प्लान का हिस्सा है जी। देखिए, निश्चित रूप से वर्किंग मुख्यमंत्री जी की जो है वो निश्चित ही तारीफ के काबिल है। आते से ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो था ध्वनि प्रदूषण वाला, उसको लागू करने का काम किया। खुले में मांस जो बिक रहा था उसको रोकने का काम किया। और आप देखेंगे कि जो दुर्घटना हादसा हुआ जो गुनाह में, निश्चित रूप से उसमें भी उन्होंने त्वरित निर्णय लेने का काम किया और जवाबदेही तय करने का काम किया। आज प्रत्येक आदमी जो जनसेवा में है
उसको ब्यूरोक्रेसी में है, उसकी जवाबदेही तय होना चाहिए। आते से ही उन्होंने ACS को प्रभार देने का काम किया, IG का, और कलेक्टर IG पुलिस में IPS लोग अधिकारियों को भी संभाग ADG लेवल के उन्होंने संभागवार देने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर की सतत मॉनिटरिंग करने का काम दिया। कहीं कोई चूक नहीं हो, कहीं कोई प्रदेश की जनता के साथ अहित नहीं हो, उसके लिए निश्चित रूप से हमारी जवाबदेही है, हमारी सरकार की जवाबदेही है, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिशा में बढ़ रहे हैं और एक मजबूत टीम के साथ बढ़ रहे हैं जिसमें कद्दावर नेता हैं उस टीम में। बेशक इस बार बीजेपी में अगर कुछ प्रक्रिया जिसको हम माने कि जो पहले फैसले हो जाते थे, बीजेपी केंद्रीयकरण की एक प्रणाली के विरुद्ध खड़ी होती हुई दिखी है। राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ। केंद्र में उनके पास एक निर्विवाद, अनडिस्प्यूटेड और बेहद ताकतवर और सर्वमान्य नेतृत्व है। वहाँ शायद इसकी ज़रूरत महसूस बीजेपी नहीं करती और स्वाभाविक है। लेकिन राज्यों में उसने देखा कि नेताओं के बीच में कई बार खींचतान, किसी एक नेता का बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना और उसकी वजह से शिकायतों का बढ़ना, ये तमाम चीज़ें बीजेपी ने महसूस शायद की हैं और इसी वजह से उसने अपने ताकतवर नेताओं को राज्यों में भेजा है और कुल मिलाकर ये कोशिश की है कि वो राज्यों में गवर्नेंस का भी एक ऐसा मॉडल बनाए जिसकी चर्चा हो और जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हो। अगर ये ऐसा है तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छी पहल है। वक्त बताएगा क्या बीजेपी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया स्वदेश जी, बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी, बहुत धन्यवाद संदीप जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर, छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव न्यूज़। नमस्कार।